बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव। लाइट जो है एग्जाम्पल है ईएम वेव का। लेसन सेकेंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, इसमें एच न्यू एनर्जी है जेड एक्सिस के अलोंग, ये मानते हैं जेड एक्सिस, इसके अलोंग एच न्यू एनर्जी। ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर, ऐसे। ठीक है, ये आपकी एच न्यू एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर। पर इफेक्टिव जो है वो आपका इलेक्ट्रिक है। जो प्रभावी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रिक है। जिसका रोल ज़्यादा है वो है इलेक्ट्रिक। तो हम इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही लेके चलते हैं। तो लाइट वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या लाइट इज द ईएम वेव। लाइट जो है ईएम वेव है, जिसमें मेन वेक्टर इलेक्ट्रिक का है। ठीक है, हम थ्योरी नहीं लिखे, सिर्फ समझाने के लिए। लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर ईएम वेव में परपेंडिकुलर, लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस के परपेंडिकुलर, के जो है के परपेंडिकुलर है ई प्रोपोगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है एच, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, पर इसका मुख्य वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक है, इसलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर ही आपका लाइट वेक्टर है। ठीक है, मतलब लाइट का जो मेन वेक्टर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करो या उसे लाइट वेक्टर, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, सो दैट इलेक्ट्रिक वेक्टर इज आल्सो नोन एज लाइट वेक्टर। प्रकाश वेक्टर जो है वो ये, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, उनमें ये मैथमेटिकल पॉइंट लिख लीजिएगा जो नहीं लिखा है पिछले बार। अब देखिए अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट, या हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके परपेंडिकुलर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, स्टार के रूप में दिखाते हैं, या लाइट वेक्टर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी पॉसिबल दिशाओं में है, या लाइट वेक्टर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। तो लिख दे रहे हैं, दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और लाइट वेक्टर्स इन ऑल, खोल दो जरा दरवाजा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल, कुंडी लगा दो जरा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस and perpendicular to the direction of propagation और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट।
ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। देखिए कहाँ गई, ये देखो लेसन सेकेंड यूनिट सेकेंड, ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से 25 मार्क्स का आता है मिनिमम, उतना तो आना ही आना है, और यूनिट सेकेंड से थर्ड से 19 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपका 19, तो 25 और 19 कितने हो गए, 44 नंबर। तो आप इन 2 यूनिट से 44 नंबर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब हम जो कह रहे हैं ना उसमें कहीं पे इवट नहीं है, आप 44 नंबर पर इस पेपर में पहुंच जाओगे। वो हमने यही बात इधर पीपीएन के ही प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, डॉक्टर सीपाल शर्मा रहते हैं, तो उनकी दोनों बेटी ट्विंस हैं, वो पढ़ती थी, तो वो दोनों बहुत मतलब रिलैक्स वे में पढ़ाई करती हैं, तो उनको हमने बता दिया ऐसे ही जैसे तुम लोगों को बता दिया। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 ही यूनिट ही पढ़ के गई, समझ गए। बाकी समय वो क्या हुआ कि एक तो सोती बहुत थी, ठीक है, और सर भी बड़ा खुश होके बताते हैं कि हमने कहा वो मतलब पिछले साल हमने कहा बच्चे कॉलेज वॉलेज जा रहे हैं, कहते कॉलेज वो नहीं जाती हैं क्योंकि वो 12 से 3 तक सोती हैं क्योंकि बेटियां थी उनकी लाडली थी, ज़्यादा वो टाइट नहीं करते थे, पढ़ने में अच्छी, दिमाग बहुत अच्छा, पर उनको अगर हमने बता दिया कि भाई उनको यही ऑप्टिक्स में हुआ सेकेंड ईयर में कि हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ाई, उन्होंने पढ़ी, थर्ड यूनिट पढ़ाई ये वाली, उस समय हमने डिफ्रैक्शन पढ़ाया, डिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया, थर्ड यूनिट पे जब हम आए तो हमने बता दिया ये बात, तो वो पता चला फोर्थ यूनिट पे गायब हो गई। उन्होंने कहा फोर्थ यूनिट पढ़ाएंगे नहीं, अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत पढ़ लिया। तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को आगे आने वाले समय में आपको बनना है टीचर। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर बनना चाहते होंगे, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। आपने ग्रेजुएशन किया तो आगे का क्या है आपका, देखो पहली बात तो एक टीचर बनो या ना बनो, जरूरी नहीं है सब टीचर बने। आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का एक पहला नियम आपको रखना है कि हमारे मिनिमम 55% बने, नहीं तो ग्रेजुएशन बेकार हो जाती है। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, फिर उनका जब उस ग्रेजुएशन का यूज ही नहीं रह जाता। ठीक है, जैसे हमारा एक भाई था, अभी बीएससी किया, मतलब चाचा का बेटा, हम उससे कह रहे थे एमएससी कर लो, एमएससी नहीं कर रहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, मतलब पर उसने कहा नहीं हम ला करेंगे, ला करने चला गया, ला कर रहा है, ठीक है, पर हम उसकी जॉब लगी, सरकारी जॉब लग गई, तो उसमें 2 स्केल थे, एक टीजीटी का स्केल होता है जो 38,000 से शुरू होता है, और एक पीजीटी का स्केल होता है जो 55,000 से शुरू होता है। तो वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो तो खोल दो जरा, हाँ, अगर पीजीटी करा होता तो मतलब एमएससी करा होता या एमए करा होता तो उसको 55,000 के स्केल से शुरू होता, और उसने वो नहीं किया तो उसको ये नुकसान हुआ, 38,000 से शुरुआत हुई। तो ये मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, पर स्केल की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो पढ़ाई होती है ना, कि बच्चे नहीं क्या कहते बीएससी कर लिया उसके बाद अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया, तो वो उनके अपने कैरियर को बर्बाद करते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आप हो, आपके साथ तो बहुत तुम लोगों को लग रहा होगा अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ है, ये तुम्हारे साथ बहुत खतरनाक हुआ है कि आपके साथ इतना, मतलब अगर बीएससी पार्ट 1 में आपके पूरे पेपर होते तो सभी बच्चे अच्छे नंबर लेके आते, क्योंकि पार्ट 1 के 2 पेपर ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव में आप ज़्यादा नंबर ले आते, आईक्यू लेवल भी इतना अच्छा है, कुछ बच्चे बहुत तेज हैं, 80% आए हैं लोगों के, तो आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि पार्ट 2 में अब सब्जेक्टिव है, थोड़ा टिपिकल भी इधर हो जाओ जिससे दिखाई दे बोर्ड दिखाई दे, तो आपको नुकसान हुआ है, आपका फ़ायदा नहीं हुआ है। बस ये कि तुम्हें पेपर देने को नहीं मिला तो तुम्हें लग रहा है कि अरे पेपर नहीं देने को मिला, वो बात अलग है, पर आपका फ़ायदा कहीं से नहीं हुआ। अब आपको हर हालत में भाई बीएससी कर रहे हो तो मिनिमम 55% बनाना है, कोशिश करिए कि आपके अबव फर्स्ट डिवीज़न बने,
ठीक है, फर्स्ट भी है। और बनना बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से बनता है। अब मार्किंग भी सॉफ्ट हो गई है, आपकी मार्किंग भी अच्छी हो रही है। रिजल्ट भी देखिए 80% बच्चे लेके आते हैं। पहले तो अच्छे अच्छे बच्चे 50 पे अटक जाते थे, अब तो जो अच्छा बच्चा है वो 80 तक पहुंचता है। अब 2019 में 82 पॉइंट कुछ परसेंट के पूरे ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में थे, बीएससी पार्ट 1 में 83 के करीब। तो पहले यही आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले पता चला बहुत अच्छा बच्चा है, वो पेपर करके आया है जिसके नंबर आने चाहिए 80% और उसके आते थे 60%, 65%, पर अब परसेंट अच्छा इंक्रीज कर। आपको मिनिमम 55% बनाना है, जिसके कारण क्या है कि अगर 55% नहीं बनाओगे तो अगर आप MBA करने गए तो UPTU से MBA के लिए 55 का मिनिमम नॉर्म्स है। ठीक है, आपने अगर मान लीजिए सही से किसी की जॉब लग गई, ठीक है, BSc कर लिया, उसके बाद उसकी जॉब लग गई, सरकारी कहीं जॉब लग गई या कहीं जॉब लग गई, और आप सोच रहे हो कि अब हम MSc करेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम MA कर लें, इकोनॉमिक्स से कर लें, किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स के सब्जेक्ट से, बस हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, तो आपको साइड चेंज करने के लिए भी 55 चाहिए। मतलब साइंस से MA में जाने के लिए आपको BSc में 55% चाहिए, नहीं तो आपकी मजबूरी होगी कि आपको MSc ही कर पाओ, और MSc आसान नहीं होता, आप जॉब के साथ MSc कहाँ कर पाओगे। तो इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन। आप अगर एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हो, आप B.Ed करना चाहते हो, तो BSc में आपको 50% मिनिमम चाहिए। ठीक है, 50 से कम होगा तो B.Ed कर नहीं सकते हो। तो जब बच्चे कई बार ये नहीं ध्यान देते कि हमारा क्या परसेंट चल रहा है, हाँ परसेंट पे ध्यान ही नहीं दिया, तो आगे बहुत दिक्कत आती है। अभी एक बच्चा है जिसके BSc पार्ट 1 में 48%, पार्ट 2 में आपका 51-52% है, और BSc थर्ड ईयर में अच्छे पेपर हुए और उसने निमसेट में MCA में एडमिशन ले लिया है, और जिसमें फर्स्ट डिवीज़न चाहिए। अब वो मेरे पास आ रहा बार बार, सर फर्स्ट डिवीज़न हो जाए मेरी, तो वो फर्स्ट डिवीज़न कैसे हो जाएगी, क्योंकि उसको चाहिए 78%, 48 तब वो फर्स्ट डिवीज़न बना पाएगा, 78 से आसपास चाहिए। तो थर्ड ईयर में 78, और उतना वो लायक भी नहीं कि 78 ले आए, मतलब इतना नहीं, मतलब मेहनती नहीं है कि इतना सीरियस हो या इतनी अच्छी राइटिंग हो या बहुत मेहनती हो कि जिसके 80%, पार्ट 1 में 78 ला रहा है तो पार्ट 2 में 52, थर्ड ईयर में एकदम से 80% बहुत मुश्किल है, क्योंकि कापी भी रीचेक हो जाएगी उसकी अगर कहीं एकदम से बढ़ जाएंगे इतने। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। इस ईयर का जो बच्चे हैं ना, घर पे बैठ गए हैं ना, रिलैक्स होके, यहीं पास में रहते हैं, घर के बगल में रहते हैं, पर वो सोच रहे हैं कौन जाए, अब तो थोड़ा ही बहुत है, चलो यही ऑनलाइन से ही पढ़ लें। तो इस टाइप की अगर आपका कुछ बच्चों के साथ तो ये है कि गार्जियन नहीं निकलने दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो हम उनको तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर है, पर आप बगल में रहते हो और आप पता चला घर से, कोचिंग से बस 10 कदम दूरी पे, पर लेटे हो घर पे, अरे वो ऑनलाइन पढ़ेंगे बस हम, तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि ऑनलाइन मजबूरी है उस समय तक, पर जब ऑफलाइन हो गया और आपका अगल बगल घर है तो आप आके पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। ठीक है, मोबाइल पे आप पढ़ रहे हो और एक पर्टिकुलर आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसमें अंतर है। ठीक है, उसमें ये भी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मन नहीं लगा, आपने ऐसे मोबाइल रख दिया, क्लास चल रही, हम चिल्ला रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, हम तुम्हें कंसंट्रेट कराएंगे बोर्ड पे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। आप 1 घंटे पढ़ते हो तो पूरा आपको फोकस तो करना ही करना है। तो इसलिए जो बच्चे आसपास में रहते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, देख रहे हैं तो कुछ बच्चे तो बाहर से बेचारे चले आए, थर्ड ईयर में काफ़ी बच्चे बाहर वाले हैं, वो आ गए पढ़ने, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब हमें बहुत अच्छा परसेंट चाहिए। इस ईयर आपका जो परसेंट है आएगा, उसी से पार्ट 1 का परसेंट जाएगा, इसलिए बहुत मेहनत करिए। ये 7 पेपर ही तुम्हें डिसाइड करेंगे। आ जाओ, कौन बैठ जाओ, बस अभी थोड़ी देर में पढ़ा। ये जो 7 पेपर हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपकी कितना परसेंट बनेगा, तो इसलिए बहुत मेहनत करना। तुम लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 3 में जो पहुँचे उन्हें उतनी दिक्कत नहीं है, कुंडी लगा दीजिए, बोर्ड चमकेगा। ये पार्ट 3 में जो पहुँचे उनको उतनी टेंशन नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपका अगर मान लीजिए पार्ट 2 में तुम फेल हो गए,
भगवान ना करे कोई हो, तो सीधा सीधा पार्ट 1 में गिरेगा जाके। ठीक, एक ये समस्या। दूसरी बात कि आपको 7 पेपर में जो आप नंबर लाओगे, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ गए पार्ट 1 में, मान लो 2 पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए और इधर तुम्हारे बहुत खराब हो गए और उससे तुम्हारे मैथ में ऐसी स्थिति बन गई कि तुम इसमें इतने ला ही नहीं पाए कि तुम तीनों मिला के पास हो पाए, तो भी तो फेल हो जाओगे, बैक देना पड़ेगा, तो दसियों समस्याएं आएंगी। इसलिए सीरियस होके पढ़ाई शुरू कर दो। मैथ भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो और केमिस्ट्री भी पढ़ो, या अदर आपने जो ले रखा है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टाइम भी कम है, 15 अप्रैल से पेपर होने का टाइम टेबल है और 15 है बहुत ज़्यादा, 5 दिन और बढ़ा दीजिए। यूनिवर्सिटी तो पेपर जो दे देती है उससे तो पेपर ही कराना है ना, तो तुरंत करा लेती वो। और ये जो कोरोना काल है कोविड-19 के, इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, जैसे जो क्लास के मिनिमम नॉर्म्स हैं अगर थोड़े बहुत कम हो तो आपदा की स्थिति में कराए जा सकते हैं। जैसे 274 लेक्चर, 274 लेक्चर होने चाहिए कॉलेज में टीचरों के, तो वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हम तो पढ़ा ही रहे हैं जूम पे, तो वो आपके कैलकुलेशन में है। तो आपका 15 अप्रैल से पेपर होना है, तो मान लो 20 से, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, पेपर हो जाएगा। और पेपर हो जाएगा वही अच्छा, नहीं तो देख रहे हो कि मार्च से बैठे रहे, अगर तुम्हारा अभी पेपर हो जाता तो मार्क्स आना बहुत टिपिकल हो जाता। तो इसलिए सीरियस होके पढ़ाई करिए। कहाँ गई ये, हम जल्दी से बता रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए इस यूनिट से 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट कम से कम आता है, तो 2 लॉन्ग कितने हो गए, 8 8 16 मार्क्स के, 1 लॉन्ग हो गया 19, तो 19 मार्क्स का पोलराइजेशन से आता है, और फर्स्ट यूनिट से 25 मार्क्स का। ठीक है, देखिए जरा, लाइट वेव्स जो है, लाइट रेज जो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स हैं। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव। ये एग्जाम्पल है ईएम वेव का, मतलब ईएम वेव है। ठीक है, ईएम वेव का एग्जाम्पल है, ईएम वेव को फॉलो अप करती है। लाइट की ये स्थिति है, लाइट की ये सिचुएशन है। एच न्यू एनर्जी, ये पैकेट, ये जो लाइट होती है उसमें फोटान का पैकेट है। ठीक है, एच न्यू एनर्जी है, फोटान का पैकेट है, और ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो साउंड का पैकेट है, सुन लीजिए, उसे फोनॉन कहते हैं। साउंड का, जैसे पता चला पूछ ले, तो साउंड का पैकेट फोटॉन कहलाता है। साउंड का पैकेट फोटॉन कहलाता है, जो साउंड का पैकेट है फोनॉन कहलाता है, और लाइट का पैकेट फोटॉन कहलाता है। मतलब लिख दे रहे हैं, लाइट का जो पैकेट है उसे हम, लाइट के पैकेट को फोटॉन कहते हैं, एच न्यू एनर्जी, और साउंड के पैकेट को फोनॉन कहते हैं। साउंड के पैकेट को, इसका यूज नहीं, बस बात आ गई तो बता दिया। साउंड के पैकेट को फोनॉन कहते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर फ्रीक्वेंसी जो मान लो उस आधार पे, उसको भी जैसे मान लीजिए आपने इन साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ मान लिया, तो एच मान लीजिए एन ले रहे हो, तो एच एन के फॉर्म में नहीं दिखाते, उसे भी न्यू के फॉर्म में दिखाते हैं, पर वो लाइट वाला न्यू नहीं है, वो साउंड वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो अलग है, ये लाइट वाला फ्रीक्वेंसी है और ये साउंड की फ्रीक्वेंसी। तो लाइट या साउंड दोनों के फोटान को, दोनों के पैकेट को एक के पैकेट को फोनॉन, एक के पैकेट को फोनॉन। तो ये इस तरह है लाइट वेव में, लाइट रेज में इस तरीके से एच न्यू एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये मैग्नेटिक वेक्टर। हाँ, कल, अब पता नहीं, अब हम कल कॉलेज जाएंगे तब बताएंगे। तो ये देखिए एच न्यू एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, तो एच न्यू का पैकेट है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक। अब ये जो पैकेट होता है उसे हम प्रोपोगेशन वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन वेक्टर, इसके अलोंग प्रोपोगेशन वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेट। ये आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, ई और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ही,
प्रोपोगेशन वेक्टर के भी ई परपेंडिकुलर है, प्रोपोगेशन वेक्टर के भी एच परपेंडिकुलर है। तो वो देखिए, चाय तुम लोग ले आओ, पानी पियोगी तुम लोग? तो यहां पर बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, पर मेन वेक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक को इग्नोर कर देते हैं। तो आपकी ये है एच न्यू एनर्जी और ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही हम लाइट वेक्टर कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही हम लाइट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने बस ये लिख दिया, बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक। तुम्हें बस जानकारी लेनी है, इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, यहाँ से मेन शुरू करना है। बट मेन वेक्टर इज इलेक्ट्रिक, मेन वेक्टर है इलेक्ट्रिक, सो दैट इलेक्ट्रिक वेक्टर इज आल्सो नोन एज लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही हम जानते हैं लाइट वेक्टर। अब आ जाइए अनपोलराइज लाइट और ऑर्डिनरी लाइट, क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसके परपेंडिकुलर ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर, 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 सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और लाइट वेक्टर्स in all possible directions and perpendicular to the direction of propagation is known as unpolarized light or ordinary light. propagation वेक्टर की वैल्यू भी जरा लिख लीजिएगा, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। अब आइए प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। प्रखर ये नोट कर लेते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब फोटो खींच लो, प्लेन पोलराइज लाइट। वो देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, ये आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है। तो इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। वो लाइट, दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक दिशा की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये दोनों ही हैं। तो देखिए, दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर having electric vectors in only one direction, सिर्फ एक दिशा में होती। बोलो नहीं बच्चों, in only one direction। वो लाइट जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा में होते हैं, in only one direction, is known only one direction परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जरूरी है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ओनली वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ओनली वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, इज नोन एज प्लेन
पोलराइज्ड लाइट, उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। दोज लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इन ओनली वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसके परपेंडिकुलर, तो ये एक लाइट है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसके ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने दिखाया कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसके ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, परपेंडिकुलर तो रहेगा ही। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसके परपेंडिकुलर, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर। आप कॉपी में लिख रहे हो ना, तो आप कहोगे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां तक समझ गए? तो एक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, एक वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, इसमें एक प्लेन होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इतना बताना जरूरी है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसा प्लेन जिसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, ठीक है। उसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कंटेन कर रही है और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को कंटेन कर रही है, उसे हम प्लेन ऑफ, ये देखिए प्लेन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये वाइब्रेशन भी है, दोनों इसमें आ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ए प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी है और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर भी, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक प्लेन जिसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसा प्लेन जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसी के परपेंडिकुलर ले ले ऐसे, ये प्लेन है, ये प्लेन जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी है, तो उसे कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक प्लेन जिसके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन दोनों और इसके परपेंडिकुलर आपने प्लेन ले लिया, जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और इसके परपेंडिकुलर हम ले लें तो उसे क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। ये आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। फोटो खींचना है, खींच। अब देखिए एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, देखिए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल वो होता है, जैसे ये क्रिस्टल है,
जिस पर आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी और आपको दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, एक ये वाइब्रेशन वाली प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है और एक ये वाइब्रेशन वाली प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ए क्रिस्टल विच गिव द टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज रेज। एक क्रिस्टल है जो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट रेज देता है, उसे हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है, व्हेन अनपोलराइज लाइट is incident on certain crystal unpolarized light incident करी certain crystal पर, which give the two types of plane polarized refracted rays, जो कि दे रहा है दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रेज, इज नोन एज डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। उसे हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। जब आप व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन क्रिस्टल, आपने इंसिडेंट किया है कुछ सर्टेन क्रिस्टल, हर एक थोड़ी ना, कुछ सर्टेन क्रिस्टल्स हैं, और विच गिव द टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रेज, और जो दे रहा है दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रेज, उसे हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं, एक यूनिएक्सियल और एक बाईएक्सियल। यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल, देयर आर टू types of doubly refracting crystals। दो प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स, एक है यूनिएक्सियल यूनिएक्सियल क्रिस्टल वो है जिनकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है। ठीक है, यूनिएक्सियल बीएससी का ये मेन यहीं शुरू होता है, वो सब तो बेसिक था। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, यूनिएक्सियल क्रिस्टल, दोज क्रिस्टल्स हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस, वो क्रिस्टल जिनकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती, प्रकाशिक अक्ष एक होगी, इज नोन एज यूनिएक्सियल क्रिस्टल, इज नोन एज यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, यूनिएक्सियल क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल कैल्साइट है, कैल्साइट, और दूसरा है क्वार्ट्ज। कैल्साइट का सिंबल CaCO3 है, क्वार्ट्ज का SiO2। ये आपका वो क्रिस्टल जिनकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होगी, उन्हें हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहेंगे। दोज क्रिस्टल्स हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज यूनिएक्सियल क्रिस्टल। वो क्रिस्टल जिसकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है, उन्हें हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहते हैं।
उन्हें हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। और अब आइए बाईएक्सियल क्रिस्टल। बाईएक्सियल क्रिस्टल, बाईएक्सियल क्रिस्टल जिनकी डबल ऑप्टिक एक्सिस होती है उन्हें हम बाईएक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। दोज crystals having double optic axis, those crystals having double optic axis are known as biaxial crystal. Biaxial crystal is known as biaxial crystal जिनकी डबल ऑप्टिक एक्सिस, उन्हें हम क्या जानते हैं? बाईएक्सियल। इसका एग्जाम्पल टोपाज है, ठीक है, और दूसरा आर्गोनाइट है। ठीक है, टोपाज का जब सिंबल याद करा दें, Al2SiO4 FOH का होल, यही है, देखो लिखवाया था। और आर्गोनाइट का यही कैल्साइट का ही सिंबल है, Ca3, ये आपका। ठीक है, तो ये है डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। वो क्रिस्टल जिनकी डबल ऑप्टिक एक्सिस होती है उन्हें कहते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग। आराम से खींच लो, खड़े होके आराम से। अभी मैटर हम पीडीएफ कर देंगे तुरंत। तुमको भी मैटर पीडीएफ कर देंगे, व्हाट्सएप पे तो जोड़ी हो ना मेरे साथ। आ रहा है कि नहीं? खड़े हो जाएं, हमारे साथ खींचोगे। अरे परेशान ना हो, भी हम भेज देंगे तुम्हें। तो कहाँ पे थी तुम? आने में कहाँ पे फंस गई? इनके घर पे? अच्छा, पूजा करती हो? व्रत हो क्या आज? सोम? अरे बहुत अच्छी बात है। चाय पिलाएं तुम्हें? चाय पियोगी? चाय पिलवाएं? अच्छे से, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हर मंडे रहती कि आज ही हो? चले, वो भी तो जान जाएंगे। देखिए, एक बार और देख लीजिए, या ध्यान से देखो अमरनाथ, या ध्यान से देखो। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल वो है जिन पर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हो। अनपोलराइज्ड लाइट, तो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज मिल रही है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, एक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल कहलाते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on certain crystal which give the two types of plane polarized refracted rays, जो दे रहा है दो प्रकार की plane polarized refracted rays is known as doubly refracting crystal। दो प्रकार के हैं, एक यूनिएक्सियल जिनमें सिंगल ऑप्टिक एक्सिस है, एक बाई एक्सियल जिनमें डबल ऑप्टिक है। ठीक है, सिंगल वालों का एग्जाम्पल कैल्साइट और क्वार्ट्ज, इसी को पढ़ा जाता है। यहाँ पर पोलराइजेशन में यूनिएक्सियल, बाई एक्सियल को हम आगे नहीं पढ़ेंगे। दोज क्रिस्टल्स हैविंग डबल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज बाई एक्सियल क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल टोपाज Al2SiO4 FOH का होल 2 और आर्गोनाइट CaCO3। अब देखिए,
डबल रिफ्रैक्शन, बस जरा सा डबल रिफ्रैक्शन बता दें। डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर आप अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो दो प्रकार की रेज मिलती हैं। एक ये वाली, एक ये वाली रे मिलती है, एक ये वाली रेज मिलती है। ठीक है। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं तो दो प्रकार की रेज मिलती हैं। ठीक है, दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज आर ऑब्टेन्ड। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on doubly refracting crystal, when unpolarized light is incident on doubly refracting crystal, incident करते हैं doubly refracting crystal पर, and two types of, और दो प्रकार की when unpolarized light is incident on doubly refracting crystal, and two types of plane polarized light is obtained। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज आर ऑब्टेन्ड, प्राप्त होती हैं। ठीक है। सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, इस टाइप का जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का, इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। उसे हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी, ये देखिए, ये अनपोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on doubly refracting crystal, unpolarized light incident करते हैं doubly refracting crystal पर, and two types of plane polarized light rays are obtained, और दो प्रकार की plane polarized light rays मिलती हैं। and two types of plane polarized light rays are obtained, और दो प्रकार की plane polarized light rays मिलती हैं। इस टाइप का फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन का है इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। तो अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली, तो इस फिनोमिना को कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। इन टू रिफ्रैक्टेड रेज, इन दो रिफ्रैक्टेड रेज में एक रिफ्रैक्टेड रे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है और डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रे। तो ये वाली है ओ रेज और दूसरी वाली क्या है? ई रेज। ठीक है। इन टू रिफ्रैक्टेड रेज, इन टू प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रेज, in two plane polarized refracted rays, in two types of plane polarized refracted rays, in two plane polarized refracted rays,
रेज, दो प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टेड रेज में वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओबे कर रही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन and velocity of refracted ray is same। रिफ्रैक्टेड रे की वेलोसिटी क्या है? सेम है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में सेम है, ठीक है। इज नोन एज ऑर्डिनरी रे, इज नोन एज ऑर्डिनरी रे या ओरेस, ऑर्डिनरी रे या ओरेस। और उसका फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? म्यू ओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी, और वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल, जो दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करेगी, और डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अदर रिफ्रैक्टेड रे, अरे ये 2 मिनट रुक नहीं सकता। अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती, डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ रे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट होती है किसमें? डिफरेंट डायरेक्शंस। अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। पूरा नाम कह देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रे, सीधा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, या आप कहिए ई रेज। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई, लाइट की वेलोसिटी एयर और वैक्यूम में सी है, और क्रिस्टल में वी ई, ठीक है। ये है डबल रिफ्रैक्शन। तो डबल रिफ्रैक्शन में यही आगे आपको चलना है कि आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज रेज मिली, एक ओ रेज, एक ई रेज, ठीक है। जरा एक मिनट इधर देखो। व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल एंड 2 टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रेज आर ऑब्टेन, और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट रेज मिलती हैं। इस टाइप का फिनोमिना रिफ्रैक्शन का क्या कहलाता है? डबल रिफ्रैक्शन। इन 2 प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टेड रेज में वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्टेड रे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, एंड वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इज सेम, एंड वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उनमें सब में सेम रहेगी, इज नोन एज ऑर्डिनरी रे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी से दिखाते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ओ रे, वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल, ये एयर और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल। जो भी क्रिस्टल ले रहे हो कल डबली रिफ्रैक्टिंग,
अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वेलोसिटी रे की डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे या ई रेज। म्यू ई बराबर सी अपॉन वी। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वी वेलोसिटी ऑफ ई रेज इन द क्रिस्टल, डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ये है आपका, ठीक है। तो हमने बहुत आज काफ़ी पढ़ा दिया है जो बेसिक है, ठीक है। बस कर जाओ।